नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और बुलेटिन में आज बात होगी। केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दे दी है। सरकार ने इसके लिए नए दिशा निर्देश यानी कि एसओपी जारी किया है। इस एसओपी के बारे में आपको देंगे विस्तार से जानकारी। साथ ही संसद भवन में संयुक्त सचिव से नीचे ओहदे के कर्मचारियों और अधिकारियों से मिलने वाले और उनके निजी अतिथियों के प्रवेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। साथ ही नजर डालेंगे तमाम अहम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर, डालेंगे मौसम के हाल पर नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दे दी है। दफ्तरों, होटल और रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थलों और शॉपिंग मॉल में कामकाज शुरू करने के लिए सरकार ने गुरुवार को नए सिरे से दिशा निर्देश यानी कि एसओपी जारी किए। कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले सभी ऑफिस बंद रहेंगे सिवाय चिकित्सा और जरूरी सेवाओं के। कंटेनमेंट जोन के बाहर के दफ्तरों को खोलने की इजाजत होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी एसओपी में कहा गया है कि ऑफिस में किसी व्यक्ति में कोविड-19 का लक्षण पाया गया तो उसे तत्काल दूसरों से अलग बैठना पड़ेगा। वहीं कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्षेत्र के संक्रमण मुक्त होने तक घर से काम करने की अनुमति दी जाएगी और इस अवधि को अवकाश में नहीं गिना जाएगा। एसओपी के मुताबिक अगर किसी कार्यालय में कोविड-19 के 1 या 2 मामले पाए जाते हैं तो पूरे कार्यालय परिसर को बंद करने की आवश्यकता नहीं है और विषाणु मुक्त किए जाने के बाद काम फिर से शुरू किया जा सकता है। अगर कोविड-19 के ज्यादा मामले सामने आते हैं तो पूरे भवन को 48 घंटे के लिए बंद करना होगा और सभी कर्मचारी तब तक घर से काम करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। एसओपी के अनुसार हाथ की स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर मशीन और शरीर के तापमान की जांच करने के लिए उचित मशीनों का कार्यालय प्रवेश द्वार पर प्रावधान अनिवार्य होगा और बिना किसी लक्षण वाले कर्मचारी को ही प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही चेहरा ढकना या मास्क पहनना अनिवार्य होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों के बाहर सभी शॉपिंग मॉल 8 जून से फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने मॉल में सिनेमा हॉल, गेमिंग जोन और बच्चों के खेलने के स्थानों को बंद रखने का निर्देश दिया है। शॉपिंग मॉल के लिए जारी एसओपी के मुताबिक प्रवेश द्वार पर शरीर के तापमान की जांच अनिवार्य कर दी गई है। चेहरा ढकने या मास्क पहने हुए लोगों को ही मॉल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। मॉल में संक्रमण निवारक उपायों से जुड़े संदेश ऑडियो विजुअल माध्यमों से प्रदर्शित किए जाने चाहिए। एसओपी में कहा गया है कि मॉल में आगंतुकों को व्यवस्थित ढंग से प्रवेश की अनुमति देनी होगी और इसके लिए मॉल प्रबंधन को पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने होंगे ताकि सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जा सके। मंत्रालय ने कहा है कि जोखिम वाले बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे सभी कर्मचारियों को अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। उन्हें सामान्य लोगों के सीधे संपर्क में आने से बचना होगा। मॉल के पार्किंग क्षेत्र, बाहरी परिसर में भीड़ का उचित प्रबंधन करना होगा। साथ ही आगंतुकों, कर्मचारियों और सामान की आपूर्ति संबंधी प्रवेश निकास बिंदुओं को अलग अलग रखना होगा। एसओपी में कहा गया है कि घर पर सामान पहुंचाने वाले कर्मचारियों को अनुमति देने और उन्हें सामान सौंपने से पहले उनकी भलीभांति स्वास्थ्य जांच करनी होगी। सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करते 2 व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। मंत्रालय ने 65 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों को आवश्यक कामों और स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों के अलावा अन्य परिस्थितियों में घर पर रहने की सलाह दी है। मंत्रालय ने होटलों और रेस्तरां के लिए भी
एसओपी जारी की है और कहा है कि लक्षण मुक्त कर्मचारियों और लोगों को ही प्रवेश की अनुमति मिलनी चाहिए और उचित भीड़ प्रबंधन होना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि गर्भवती महिलाओं, अधिक उम्र वाले या किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से पीड़ित कर्मचारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए और उन्हें लोगों के सीधे संपर्क में आने जैसे कार्यों से बचना चाहिए। इसमें कहा गया है कि विभिन्न कामों के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास बिंदु होने चाहिए और होटल और रेस्तरां मालिकों को डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना चाहिए। आगंतुकों और कर्मचारियों के बीच रूम सर्विस के लिए फोन पर बात होनी चाहिए। इसके अलावा साफ सफाई का पूरा ध्यान देना होगा। धार्मिक स्थलों के लिए जारी एसओपी के मुताबिक इनके प्रवेश द्वार पर भी थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। मंत्रालय ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है, इसलिए ये अहम है कि ऐसे परिसरों में भौतिक दूरी के नियम और अन्य एहतियाती उपायों का पालन किया जाए। एसओपी में कहा गया है कि संक्रमण के संभावित प्रसार के मद्देनजर धार्मिक स्थलों में गायन समूहों को अनुमति न दी जाए, बल्कि इसकी जगह रिकॉर्डेड भजन बजाए जा सकते हैं। इस दौरान सामूहिक प्रार्थना से बचा जाना चाहिए और प्रसाद वितरण और पवित्र जल के छिड़काव जैसी चीजों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एसओपी में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों पर प्रतिमाओं और पवित्र पुस्तकों को छूने से भी बचना चाहिए और वहां प्रवेश के लिए लगी लाइन में कम से कम 6 फुट की भौतिक दूरी रखनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद भवन में संयुक्त सचिव से नीचे ओहदे के कर्मचारियों और अधिकारियों से मिलने वालों और उनके निजी अतिथियों के प्रवेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। अब रिटायर्ड कर्मचारी और अधिकारी भी संसद भवन परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से संसद भवन परिसर में आने जाने वालों का प्रवेश नियंत्रित करने के लिए ये आदेश जारी किया गया। मौजूदा स्थितियों में सांसदों, अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाए गए हैं। संसद सुरक्षा सेवा को आदेश दिया गया है कि ऐसी श्रेणी के किसी भी व्यक्ति को परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को $15 मिलियन देने की घोषणा की है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की तरफ से आयोजित वर्चुअल वैक्सीन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में दुनिया के साथ एकजुट होकर खड़ा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की ओर से आयोजित वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने कुछ मायनों में वैश्विक सहयोग की सीमाओं को उजागर कर दिया है। हाल के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि मानव जाति को एक स्पष्ट समान शत्रु का सामना करना पड़ा है। गावी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये महज वैश्विक गठबंधन नहीं है, बल्कि ये वैश्विक एकजुटता का एक प्रतीक है और ये याद दिलाता है कि दूसरों की सहायता करते ही हम अपनी भी सहायता कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने देश में उपलब्ध दवाओं के स्टॉक को 120 से ज्यादा देशों के साथ साझा करके इसी दिशा में काम किया है। In today's challenging context, I want to reiterate that India stands in solidarity with the world. Our proven capacity to produce quality medicines and vaccines at low cost, our own domestic experience in rapidly expanding immunization, and our considerable scientific research talent, these are all at the service of humanity. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत भी टीकों का विश्व स्तर पर अग्रणी निर्माता है और विश्व के लगभग 60% बच्चों के टीकाकरण में योगदान करना अत्यंत सौभाग्य की बात है। यही कारण है कि भारत अब भी गावी में सहायता पाने का पात्र होते हुए भी गावी के लिए एक दाता बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ओर से गावी को सहायता न केवल वित्तीय है, बल्कि भारत की ओर से भारी मांग होने से भी सभी के लिए टीकों की वैश्विक कीमत भी घट गई है। India is also the world's foremost producer of vaccines. We are fortunate
to contribute to immunization of about 60% of the world's children. Excellencies, India recognizes and values the work of Gavi. That is why we become a donor to Gavi while still being eligible for Gavi support. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में 6 नए टीकों को शामिल किया है और अपनी पूरी वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला का डिजिटलीकरण किया है और कोल्ड चेन की निगरानी के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क विकसित किया है जो सुरक्षित और प्रभावकारी टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में न केवल वैश्विक स्तर पर किए जा रहे स्वास्थ्य संबंधी प्रयासों में अहम योगदान करने की क्षमता है, बल्कि साझा करने और परवाह करने की भावना के साथ ऐसा करने की प्रबल इच्छा शक्ति भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों, व्यापारिक नेताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अभी कोविड-19 की कोई वैक्सीन नहीं है और इसे विकसित करने के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक वैक्सीन काफी नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति हर जगह तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक एकजुटता की आवश्यकता है। COVID-19 is the greatest public health crisis of our generation, and right now there is no vaccine. As we work together to develop one, there is an important lesson we need to understand. A vaccine by itself is not enough. We need global solidarity to ensure that every person everywhere has access. A COVID-19 vaccine must be seen as a global public good, a people's vaccine, which a growing number of world leaders are calling for. Let us learn from the incredible work of Gavi, the Vaccine Alliance. Thanks to the alliance partners, people of all ages and income levels in all countries can access vaccines. The United Nations is proud to be part of this effort towards universal health coverage. और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। It is that range of biodiversity that we must care for, the whole thing, rather than just 1 or 2 stars. David Attenborough, broadcaster and natural historian. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। खबरों में बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 500 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त महिला जनधन खाता धारकों को आज से दी जाएगी। सरकार जून महीने के लिए 500 रुपए की राशि महिला लाभार्थियों के खाते में आज से डालना शुरू करेगी। लाभार्थी इस महीने की 10 तारीख के बाद कभी भी अपने खाते से ये राशि निकाल सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रधानमंत्री जनधन योजना के महिला खाताधारकों को 3 महीने मासिक 500 रुपए की नकद सहायता देने के लिए 26 मार्च को घोषणा की थी। इसके तहत अप्रैल और मई की किस्तें पहले ही खाताधारकों के खाते में डाली जा चुकी हैं। सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर किसानों को फसल ऋण पर ब्याज में 2% की छूट और तुरंत भुगतान पर 3% के प्रोत्साहन को 31 अगस्त 2020 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। अप्रैल में ब्याज में छूट और त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन को मई के अंत तक के लिए बढ़ाया गया। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में बैंकों से कहा है कि वे किसानों को अल्पावधि के फसल ऋण पर इन 2 योजनाओं का लाभ दें। सरकार ने 3 महीनों के लिए मसूर दाल पर आयात शुल्क घटाकर 10% कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य इस साल की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाना है। इससे पहले इस दाल पर आयात शुल्क 30% था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क यानी कि CBIC बोर्ड ने 30 जून 2017 की एक अधिसूचना में संशोधन करते हुए कहा कि वो तत्कालिक रूप से 31 अगस्त 2020 तक मसूर दाल पर आयात शुल्क को कम किया जा रहा है। भारत दुनिया में दलहनों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक देश है। केंद्र ने राज्य और संघ शासित प्रदेशों को फरवरी 2020 तक 3 माह का
36,400 करोड़ रुपए का जीएसटी मुआवजा जारी कर दिया है। एक आधिकारिक बयान में ये कहा गया कि कोविड-19 की वजह से पैदा मौजूदा स्थिति के मद्देनजर राज्यों के संसाधन बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक का जीएसटी मुआवजा जारी किया गया। अप्रैल-नवंबर 2019 की अवधि के लिए केंद्र पहले ही राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को 1,15,096 करोड़ रुपए जारी कर चुका है। जीएसटी के क्रियान्वयन से राज्यों, संघ शासित प्रदेशों को होने वाली नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र मुआवजा जारी करता है। गृह मंत्रालय ने तबलीगी जमात के विदेशी सदस्यों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2,550 सदस्यों की भारत यात्रा पर 10 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों के मुताबिक ये सभी लोग वीजा नियमों के उल्लंघन करते हुए देशव्यापी कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान भारत में रह रहे थे। गृह मंत्रालय की ओर से की गई ये कार्रवाई विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विदेशी लोगों का विवरण प्रदान करने के बाद की गई, जो देश भर में मस्जिदों और धार्मिक संस्थानों में अवैध रूप से रह रहे थे। अप्रैल महीने में सरकार ने इन सभी विदेशियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया था और तबलीगी जमात की गतिविधियों में उनकी संलिप्तता पाए जाने पर उनका वीजा रद्द कर दिया था। स्वदेशी वस्तुओं की सूची में अनियमितता पाए जाने के आरोप में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कैंटीन के सीईओ RM मीणा को उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मीणा ने हाल ही में उत्पादों की सूची जारी की थी, जिसमें 1,000 से ज्यादा वस्तुओं को गैर स्वदेशी बताते हुए उन्हें कैंटीन में बेचे जाने वाले उत्पादों की सूची से बाहर कर दिया था। इसी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने RM मीणा को उनके मूल कैडर CRPF में भेज दिया। CRPF के एक अन्य DIG राजीव रंजन कुमार तत्काल प्रभाव से बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। उनका कार्यकाल 3 महीने का होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि सेंट्रल पुलिस कैंटीन या CAPF कैंटीनों में नेटवर्क घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 1 जून से सिर्फ स्वदेशी उत्पाद बेचे जाएंगे। 7 मई को वंदे भारत मिशन शुरू किए जाने के बाद से विदेशों में फंसे 1,07,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 13 जून को दूसरा चरण पूरा होने के बाद सरकार तीसरे चरण के लिए तैयारी कर रही है। इस चरण में 31 देशों से 337 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से करीब 38,000 लोगों को लाए जाने की संभावना है। मिशन के पहले चरण में 7 मई से 15 मई तक सरकार 12 देशों से करीब 15,000 लोगों को लेकर आई। भारतीय नागरिकों को लाने के लिए दूसरा चरण 17 से 22 मई तक का था, लेकिन सरकार ने इसकी अवधि 13 जून तक बढ़ा दी। इस बीच एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तहत अमेरिका और कनाडा के कुछ स्थानों के लिए 75 और उड़ानों के लिए आज शाम 5 बजे से बुकिंग शुरू करेगी। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि ये उड़ानें इस महीने की 9 तारीख से 30 तारीख तक संचालित की जाएंगी। भारतीय नौसेना का पोत INS जलाश्व भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के अभियान के सिलसिले में मालदीव की राजधानी माले पहुंच गया है। ये जहाज आज 700 भारतीयों को लेकर तमिलनाडु के तूतीकोरिन रवाना हो रहा है। माले में भारतीय उच्चायोग मालदीव के अधिकारियों के सहयोग से प्रवासी भारतीयों की वापसी के कार्य का समन्वय कर रहा है। राजधानी माले में विभिन्न स्थानों से प्रवासियों को जहाज तक लाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल में एक बच्चे के लिए ट्रेन में दूध पहुंचाने की घटना में चर्चा में आए रेलवे सुरक्षा बल के कांस्टेबल इंदर सिंह यादव को नकद पुरस्कार की घोषणा की है। ये घटना श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन की है जो बेलगाम से गोरखपुर जा रही थी। इसमें शरीफ हाशमी पति और 4 महीने के बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी। बच्चा दूध के लिए रो रहा था, लेकिन किसी स्टेशन पर दूध नहीं मिल पाया। भोपाल स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो शरीफ ने कांस्टेबल इंदर सिंह यादव से मदद मांगी। इंदर सिंह यादव भोपाल स्टेशन के बाहर एक दुकान से दूध का पैकेट लेकर आते, तब तक ट्रेन चलने लगी। चलती ट्रेन के पीछे भागकर उन्होंने साहस और मानवता दिखाकर बच्चे के लिए दूध पहुंचाया। ये सारी घटना CCTV में कैद हो गई और लगातार सोशल मीडिया पर छाई है। रेल मंत्री ने उनकी सराहना करते हुए उन्हें नकद पुरस्कार की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव राजीव टोपने को वॉशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। उनके अलावा ब्रजेंद्र नवनीत को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में राजदूत और भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। नवनीत प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव रह चुके हैं। कार्मिक मंत्रालय के गुरुवार को जारी आदेश में ये जानकारी दी गई। 5 और अधिकारियों को विदेशों में विभिन्न आर्थिक और व्यापार संबंधित पदों पर नियुक्त किया गया है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि इस अवसर पर इस वर्ष हम पृथ्वी की जैव विविधता का उत्सव मना रहे हैं। ये स्मरण रहे कि हम पृथ्वी को अन्य जीव जंतुओं वनस्पतियों के साथ साझा करते हैं। विधाता की सबसे विकसित और विवेकशील रचना के रूप में मानव प्रकृति और उनकी विविधता का स्वामी नहीं बल्कि ट्रस्टी है। ये विश्वास और प्रकृति के प्रति सौहार्द ही हमारी सनातन संस्कृति का परिचायक है, जिस पर मानव सभ्यता विकसित हुई है। प्रकृति के प्रति सद्भाव और कृतज्ञता ही हमारे सांस्कृतिक संस्कार हैं। इन संस्कारों का पालन करें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए हर संभव कोशिश करें। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस ऐसे समय में पड़ रहा है जबकि सारी मानवता सबसे विकट स्वास्थ्य आपदा कोविड-19 महामारी से संघर्षरत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आवश्यक है कि विश्व जैव विविधता, जो इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है, उसके संरक्षण पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए और इस दिशा में कुछ कारगर कदम उठाए जाएं। कोरोना वायरस ने ये तो दिखा दिया कि मानव जीवन की रक्षा के लिए जैव विविधता का संरक्षण अनिवार्य शर्त है। बढ़ते औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, उनके कारण जंगलों की अंधाधुंध कटाई, उसके कारण पशु पक्षियों के प्राकृतिक बसेरों को क्षति पहुंचाया जाना, प्रदूषण, मौसम परिवर्तन, ये सब मिलकर पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि विश्व भर में अनेक देशों में बंदी के कारण कारखानों में काम ठप हो गया, भीड़ भाड़ वाली जो जगह हैं वो खाली पड़ी रहीं, स्कूल और दफ्तर घर से चल रहे थे, पर्यटन स्थल सूने पड़े थे। पर्यावरण पर इन सब का सकारात्मक प्रभाव पड़ा। दुनिया भर में वायु प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई। नदियां जो पहले कई स्थानों पर गंभीर रूप से प्रदूषित रहती थीं, उनका पानी अब पीने के लायक हो गया। उन्होंने लिखा कि भारत अक्षय ऊर्जा के समर्थन में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। वैश्विक स्तर पर इस दिशा में किए गए सार्थक प्रयासों में हमारी केंद्रीय भूमिका रही है। 2015 में भारत की पहल पर बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऐसा ही एक कदम था, जो न केवल ग्लोबल वार्मिंग के विरुद्ध हमारे प्रतिबद्ध प्रयासों को दर्शाता है, बल्कि एक अलायंस विश्व के ऐसे देशों को साथ में लेकर आया जिनको सूर्य का पर्याप्त प्रकाश प्राप्त है। ऐसे और भी उपाय किए जाने चाहिए जिससे देशों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए भी पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचे। हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण दिवस का जिक्र किया। इस मौके पर उन्होंने वर्षा जल संचयन पर जोर देते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों से पेड़ पौधे लगाने का आग्रह किया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। विश्व पर्यावरण दिवस पर इस साल की थीम है बायोडायवर्सिटी, यानी जैव विविधता। वर्तमान परिस्थितियों में यह थीम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ पर्यावरण सीधे हमारे जीवन, हमारे बच्चों के भविष्य का विषय है। इसलिए हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी इसकी चिंता करनी होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर्यावरण दिवस पर कुछ पेड़ अवश्य लगाएं और प्रकृति की सेवा के लिए कुछ ऐसा संकल्प अवश्य लें जिससे प्रकृति के साथ आपका हर दिन का रिश्ता बना रहे। हाँ, गर्मी बढ़ रही है, इसलिए पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम करना मत भूलिएगा। और इससे पहले विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर कल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पेड़, भूमि, पशु पक्षी को पूजना भारतीय लोगों के स्वभाव में शामिल है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता में कमी और भूमि के बंजर होने के कारण इंसानी दखल है और तीनों आपस में जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि भारत में इससे सकारात्मक दखल के जरिए इसे सुधारने और पर्यावरण की बेहतरी के लिहाज से हर संभव कदम उठाया जा रहा है। We are observing and the theme is biodiversity. As we all know, India, though there are so many constraints of only 2.5% land, constraint of huge population of 16% human population of the world and 16% cattle population of the world. But still we have maintained biodiversity of 8%. World biodiversity is in India.
पर्यावरण के प्रति लोगों की उदासीनता हमेशा से बड़ी चुनौती रही है। बीते कई वर्षों में ये कोशिश रही है कि लोगों को पर्यावरण से जोड़ा जाए और इसकी अहमियत से लोगों को रूबरू करवाया जाए। इसके लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसका मकसद इंसानों को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने को प्रेरित करना है। हर साल पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम चुनी जाती है। इस बार की थीम है जैव विविधता। ताज़ी हवा, साफ पानी, हरियाली, पहाड़, नदियाँ और जैव विविधता, ये ऐसी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक तौर पर हमारे बीच मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि अरबों डॉलर खर्च करके भी इसे हासिल नहीं किया जा सकता। लिहाजा पर्यावरण दिवस के मौके पर इस बार का थीम जैव विविधता रखा गया है। कोशिश ये है कि प्रकृति के महत्व को लोग समझें और इसके संरक्षण के लिए कदम बढ़ाएं। सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 को लागू करने की दिशा में भी ये महत्वपूर्ण है। सतत विकास के 14वें और 15वें लक्ष्य को इसके बगैर हासिल करना मुमकिन नहीं होगा। इसके तहत हवा, पानी, ज़मीन और इकोसिस्टम को बचाए रखने का संकल्प लिया गया। इस बार जर्मनी के साथ साझेदारी में कोलंबिया को मेज़बान देश बनाया गया। जैव विविधता को बचाने और उसके संरक्षण के लिए साल भर जागरूकता अभियान चलाने का लक्ष्य बनाया गया है। असल में हर साल पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम तय किया जाता है। साल 2019 में ये थीम वायु प्रदूषण को कम करने और हवा को स्वच्छ बनाने के लिए था। साल 2018 में ये थीम प्लास्टिक प्रदूषकों से निपटने के लिए था। साल 2017 में लोगों को पर्यावरण से जोड़ने के लिए था। वहीं साल 2016 में वन्य जीवों की तस्करी रोकने का था। तो साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर 7 अरब लोगों के बोझ और प्रकृति से इस्तेमाल में सावधानी बरतने को रखा था। 2014 में छोटे द्वीप और जलवायु परिवर्तन पर जोर दिया गया था। 2013 में कार्बन फुटप्रिंट को कम करना थीम था। 2012 में हरित अर्थव्यवस्था के प्रति लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य बनाया गया था। तो वहीं 2011 में जंगल बचाने और पेड़ लगाने पर संयुक्त राष्ट्र का जोर था। इससे पहले भी पर्यावरण से जुड़े कई मुद्दों को थीम बनाकर संयुक्त राष्ट्र ने इसके प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया और हर साल थीम के इर्द गिर्द कई अभियान चलाए गए। असल में 5 से 16 जून 1972 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने स्वीडन में पर्यावरण के विषय पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान पहली बार एक ही पृथ्वी का नारा दिया गया। इसके बाद 15 दिसंबर 1972 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प पारित कर हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का ऐलान किया। तय हुआ कि इस दिन दुनिया भर में पर्यावरण की वर्तमान चुनौतियों और उसके समाधान पर चर्चा हो। इस तरह 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पर्यावरण दिवस मनाते हुए करीब 5 दशक हो चुके हैं, लेकिन पर्यावरण पर चिंताएं जस की तस बरकरार हैं। इस बार पर्यावरण दिवस ऐसे समय में आया है जबकि पूरी मानव जाति एक बड़े स्वास्थ्य संकट कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है और दुनिया ग्लोबल वार्मिंग जैसी चिंताओं से जूझ रही है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी प्रकृति का बेहतर ख्याल रखें और जैव विविधता का संरक्षण करें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका श्वेत व्यक्ति की हत्या को लेकर हो रहे प्रदर्शन के दौरान वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के बाहर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा विरूपित किए जाने की घटना की अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कड़ी निंदा की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस मसले पर वो भारत के दूतावास के साथ संपर्क में है और इस मसले पर जो भी जरूरी है वो किया जाएगा। भारतीय दूतावास ने इस मसले में शिकायत दर्ज कराई थी। भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर घटना पर खेद जताते हुए पहले ही माफी मांग चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जिन्हें पूरी दुनिया गुरुजी के नाम से जानती है, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। आज उनकी पुण्यतिथि है। 19 फरवरी 1906 को नागपुर में जन्मे
माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ने अपना पूरा जीवन देश की एकता, अखंडता और गौरव के लिए समर्पित कर दिया। उनमें त्याग, तपस्या, योग और संगठन क्षमता का बेजोड़ समन्वय था। इनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। अध्यापन के साथ ही समाज सेवा इनके जीवन में बहुत महत्व रखता था। और इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।